हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, और सभी ने साथ साथ में क्वेश्चंस को देखना है और कमेंट सेक्शन में उनका रिप्लाई करते जाना है। और कोई आपको डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी जो पोस्ट है वो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है दिसंबर में आपकी बहुत सारी पोस्ट देखने को मिले। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एचपी स्टडीज की तरफ से हमारा एचपी एनटी अलाइड का बैच नंबर 5 लॉन्च हो चुका है 27 नवंबर से। अभी भी इसको अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो निम्बस करियर हमारा ऐप का नाम है, इसको डाउनलोड करके डेमो सेशन में, ठीक है, हमारे मतलब कोर्सेज सेक्शन में डेमो को लगा के क्या कर सकते हो, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के हिसाब से तैयारी करवाई जाएगी और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये जो कोर्स है ये अवेलेबल रहेगा। हालांकि हमारे सारी कोर्सेज वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर फील नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है जी, तो कोई भी ज्वाइन करना चाहता हो निम्बस के ऐप को वहां पे डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ एचपी डिजिटी आर्ट्स कमीशन का जो बैच नंबर 6 है ये भी 22 नवंबर से लॉन्च हो चुका है। 40% ऑफ के साथ आपको ये जो बैच है प्रोवाइड किया जा रहा है। इसको भी अगर आपने ज्वाइन करना है तो निम्बस के ऐप को, ठीक है, डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हो। डेमो सेशन वहां पे हर एक आपके कोर्सेज के अपलोड हो चुके हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप उनको देख सकते हो। ठीक है जी, और जो हमारा लेटेस्ट बैच है एचपी पटवारी का ऑनलाइन बैच 6, ठीक है, ये आपका स्टार्ट होने जा रहा है 6 दिसंबर से और 50% ऑफ आपको इस कोर्स के ऊपर प्रोवाइड किया जा रहा है। और आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि दिसंबर के मिड में ही आपको इसकी भर्ती देखने को मिल जाए। ठीक है, मतलब इसकी नोटिफिकेशन आ जाए और यहाँ पे आपको बहुत सारे जो भर्ती हैं वो इसकी देखने को मिले। तो अगर आपने ज्वाइन करना है यहाँ पर भी तो निम्बस कर ऐप को यार डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे इसके भी डेफिनेशन यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया जाएगा, 180 प्लस आपको लेक्चर्स दिए जाने हैं, पीडीएफ नोट्स रहेंगे। ठीक है, आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, हर एक सेशन के बाद आपका क्वेश्चन रहेंगे 10 से 15। ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारी को चेक भी कर सको। ठीक है, तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आप सभी के लिए जो भी तैयारी करें एचपी पटवारी कर, बहुत अच्छा मौका है अभी के लिए। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि ऐसा बहुत टाइम के बाद होगा कि इतनी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, तो बहुत अच्छा गोल्डन चांस सभी को अवेल करना चाहिए। तो अगर हमारे से मिलकर तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो निम्बस के ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, देन आपको वहां पे सारे कोर्सेज की डिटेल वहां पे मिल जाएगी। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि नेम द ग्लैंड एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मानव के पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताएं। ठीक है, कि कौन कौन सी ग्रंथियां जो हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई हैं, क्या है उन ग्रंथियों का नाम। सैलिवरी ग्लैंड और पैंक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड और लिवर, या लिवर और पैंक्रियास, या फिर लिवर आपका सिल्वरी ग्लैंड, लिवर या पैंक्रियास। तो देखो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये जो आपका, चाहे आप लिवर इसको यकृत बोलते हैं, ठीक है, पैंक्रियास अग्नाशय वगैरह, और आपके सैलिवरी ग्लैंड रहते हैं, ठीक है, जहाँ सलाइवा वगैरह सिक्रीट होता है, ये सारे ही हमारे कहाँ पे काम करते हैं, डाइजेशन में काम करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है जी, बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया यहाँ पे, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन बिगन्स। ठीक है, तो बोला कि जो प्रोटीन का जो पाचन है वो शरीर के किस भाग से शुरू हो जाता है ना। तो बोला कि जो प्रोटीन है वो किस शरीर के कौन से भाग से पचना शुरू हो जाता है, उसका पाचन शुरू हो जाता है। पैंक्रियास से मतलब अग्नाशय से, स्टमक मतलब पेट से, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन आपकी बड़ी आंत। तो कहाँ से शुरू हो जाता है, तो जो आपका इसका प्रोटीन का, ठीक है, अगर बात की जाए डाइजेशन, ठीक है, कहाँ शुरू हो जाता है, स्टमक से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, स्टमक में कौन सा एसिड होता है, तो वहाँ पे HCl एसिड होता है ना। तो जो हमारा खाना आता है वो बेसिक मीडियम का होता है, और में जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन वहां पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टमक विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे थर्ड में आपसे पूछा गया है, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो जो आहार नली है कि सबसे बड़े भाग का नाम बताएं। तो जो एलिमेंट्री कैनाल आपकी कहाँ शुरू होती है, ठीक है, आपके माउथ से शुरू हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी नीचे तक जाती है एनएस तक, है ना। तो ये सारा आपका एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है। तो बोला कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा आपका एलिमेंट्री कैनाल का, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है, ये स्टमक है। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल इजी था। आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरह के क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो लेंथ है अप्रोक्सीमेट कितनी देखने को मिलती है ना, ये आपने याद रखना है। और स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम स्टडी करते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, अगर ये पता है तो इसको भी आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द लिवर। तो यहाँ से पहले ये याद रखना कि जो बाइल जूस है उसको सिक्रेट कौन करता है, तो लीवर करता है। स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो लीवर द्वारा स्रावित पित्त रस का क्या कार्य है, क्या काम करता है। ऑप्शन नंबर है कि ये फूड को एल्कलाइन बनाता है, बी है ये फूड को एसिडिक बनाता है, थर्ड है ये फूड को ब्रेक डाउन करता है, या आपका फोर्थ है इनमें से कुछ नहीं करता। तो आंसर आपका क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां से याद रखना ये फूड को आपके एल्केलाइन बनाने में काम करता है ना। तो अगर एल्केलाइन फूड होगा, बेसिक करेगा, तो जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो वहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, सोल्ट बन जाएगा और साथ में पानी की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बाइल जूस है इसका काम क्या होता है, जो खाने को क्या करना है आपका एल्केलाइन करना है, मतलब बेसिक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपने यहाँ से याद रखना, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। तो बोला गया द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड। तो बोला गया है जो आपका कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो यकृत में आपका जमा अपाच्य भोजन रहता है उसको क्या बोला जाता है क्या उसको हम पल्प बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं, या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो किस चीज का किस नाम से यानी आता है जो हमारे लिवर में क्या होता है आपका जो लिवर में क्या होता है अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, इसको क्या बोला जाता है। तो याद रखना इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोजन के नाम से जाना जाता है। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है, ऐसे ये स्टेटमेंट याद रख लेना कि लिवर के अंदर जो आपका अपचा हुआ खाना है, ठीक है, जिसकी पाचन नहीं हुआ अभी तक, तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे विटामिन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको पता है जो विटामिन है वो आपके एग्जामिन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन आपका विटामिन से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ए वुमेन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बर्थ डिफेक्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि जन्म के समय जो आपका बर्थ डिफेक्ट होते हैं, अगर उसकी समस्याओं से बचना है तो बोला गया है कि कौन सा जो न्यूट्रिएंट है या कौन सा जो विटामिन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है महिलाओं के लिए। ठीक है, किसी कौन सी सिचुएशन में, गर्भावस्था की सिचुएशन में। यहां से क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, थायमीन, आपका विटामिन यहाँ से बी, या फिर हम बात करते हैं फॉलिक एसिड, या फिर आपका विटामिन सी। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन लिख देना, ये विटामिन सी है, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी। ठीक है, कौन सा यूज होगा यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो फॉलिक एसिड जिसको हम विटामिन आपका B9 के नाम से भी जानते हैं ना, विटामिन B9 बोलते हैं, तो इसका यूज किया जाता है बर्थ के टाइम पे होने वाले डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशली प्रेगनेंसी में इसका यूज किया जाता है। याद रखना है थायमीन का आपने बताना है कौन सा विटामिन है जिसको थायमीन बोला जाता है। ठीक है जी, कौन सा विटामिन है जिसको थायमीन के नाम से जाना जाता है, मतलब कौन से विटामिन का जो केमिकल नेम है थायमीन है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। जितना देखो कमेंट सेक्शन में आप आंसर करोगे वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए उतना अच्छा है। ठीक है जी, कॉन्फिडेंस बड़ा बड़ा अगर बूस्ट रहेगा तो आप काफी कॉन्फिडेंटली जो अपने क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर पाओगे आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है जी, तो यहाँ पे याद रखना आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, बोला है स्कर्बी। स्कर्बी क्या होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, अ कंडीशन दैट अफेक्ट द पीपल ऑफ ऑल एजेस। ठीक है, तो बोला क्या गया है, ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो स्कर्बी है कि ये कैसी कंडीशन है जो किस तरह के मतलब लोगों को ज्यादा क्या करती है, प्रभावित करती है ना। तो ये आपकी जो स्कर्बी है मेनली मतलब कौन सी हम चीज का सेवन करते हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी हम चीजों को ग्रहण करते हैं जिसकी वजह से ये स्कर्बी ज्यादा देखने को मिलता है। क्या ये प्रेग्नेंट वुमन में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, या ये माल न्यूट्रिशन चाइल्ड है जिसमें जिसको कुपोषण है, या फिर जो पर्सन है जो क्या कर रहा है विद ईटिंग, ठीक है, विद द ईटिंग डिसऑर्डर एनोरेक्सिया आपका नर्वोसा। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ऐसा पर्सन है जिसके पास क्या है, जिसको क्या है ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसको क्या बोला जाता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा बोला जाता है। या तो ये है आपका स्कर्बी का कारण, या फिर एक लॉन्ग टाइम एल्कोहलिक है। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से जो स्कर्बी है, ठीक है, वो आपकी सारी एजेस के लोगों को इफेक्ट करता है। उसका मेन रीजन है आपका ऑप्शन नंबर डी, एक लॉन्ग टर्म जो एल्कोहलिक पर्सन होगा उसको जो स्कर्बी है मतलब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी उसके होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन आपका ये विटामिन के ऊपर ही है। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज ए बोथ एज ए विजुअल पिगमेंट एंड ए हार्मोन एट द सेम टाइम। मतलब कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपका एक ही समय पर दृश्य वर्णक मतलब देखने में भी हेल्प करता है और एक हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है
घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट्स को चेंज किया जाएगा क्योंकि विटामिन तो आपके वही रहेंगे, तो वहां के उनकी कुछ आपके कैरेक्टर पूछ ले जाएंगे, कुछ कमियां पूछ ली जाएंगी, कुछ आपके केमिकल नेम पूछ ले जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा पूछा गया है कि कैसा विटामिन है जो आपका एक विजुअल पिगमेंट की तरह भी एक्ट करता है और एज एक हार्मोन की तरह भी काम करता है। तो इसका नाम क्या है आपका, थायमीन है, फॉलिक एसिड है, ठीक है, राइबोफ्लेविन है, या आपका रेटिनल या रेटिनोल है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेटिनल और रेटिनोल जिसको बोला जाता है, ठीक है। कौन सा विटामिन होता है ये, ठीक है, क्या होता है इसका, विटामिन ए बोला जाता है ना, विटामिन ए को रेटिनोल या रेटिनल के नाम से जानते हैं। बाकी आपने सभी, फॉलिक तो आपका विटामिन बी9 है, ठीक है, राइबोफ्लाविन, थायमीन आपने मेंशन करने हैं कौन कौन से विटामिन के केमिकल नेम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मतलब ये जो विटामिन जो केमिकल नेम है दो विटामिन की, आपने बताना कौन से विटामिन है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सोलुबल विटामिन, ठीक है। तो बोला गया है कौन सा ऐसा विटामिन है जो पानी में आपका फैट में घुल जाता है। दो तरह के विटामिन होते हैं, एक पानी में घुलता है, एक आपका वसा में घुलता है। तो आपसे बोला गया जो वसा में घुलने वाला विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन बी12 या विटामिन सी। तो याद रखना जो विटामिन बी और सी रहते हैं वो आपके कौन से होते हैं, वो आपके वाटर में घुलने वाले होते हैं, ठीक है। जबकि आपके जो विटामिन के ए डी, ठीक है, कीड़ा याद रखना है KEDA। तो यहाँ पे आपका जो विटामिन के है वो कौन सा इसमें घुलता है, आपका वसा में, मतलब फैट में घुलनशील होता है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। साथ में कमेंट सेक्शन में देखो आंसर करते जाना ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। आगे बढ़ते हैं, बोला गया डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो बोलते हैं जो नियासिन की कमी है वो किसकी कमी के कारण होती है ना। नियासिन क्या होता है, विटामिन बी9। तो मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया जो आपकी विटामिन बी9 की कमी है, ठीक है, उसकी जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, स्कर्वी, रिकेट्स, आपका पेर्निशियस एनीमिया, या फिर आपका प्लेग्रा। तो याद रखना ये विटामिन बी9 की कमी से क्या होता है, आपका प्लेग्रा देखने को मिलता है। आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं, यहां पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विटामिन दैट एक्ट एज ए हार्मोन प्रीकर्सर, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपका हार्मोन के अग्रदूत के रूप में कार्य करता है, ठीक है, हार्मोन के प्रीकर्सर के रूप में कार्य करता है ना। तो ये हार्मोन का अग्रदूत होता है, कौन सा होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी। तो यहाँ पे याद रखना ये होता है आपका विटामिन डी। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से आपने स्टेटमेंट से याद रखनी है कि हार्मोन का अग्रदूत किसको बोला जाता है, प्रीकर्सर ऑफ द विटामिन किसको बोला जाता है, कौन सा है जो हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है विटामिन, और एक विटामिन की तरह भी एक्ट करता है। तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं इनको स्पेशली लिख लेना, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया आपसे, बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ आयरन और आपका कॉपर फिलिंग्स। तो आयरन और कॉपर फिलिंग्स है, कॉपर और आयरन को मिलाया गया है, हमने इनको सेपरेट करना है। सेपरेशन मेथड के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो आपसे क्या बोला गया है कि कौन सा हमारा मेथड है जो यूज किया जाएगा, आपने आयरन और कॉपर फिलिंग्स को अलग करना है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन या डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे पता ही है कि आयरन है यहाँ पे, तो मैग्नेट का यूज करके हम काफी इजीली उसको सेपरेट कर लेंगे। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, मैग्नेटिक सेपरेशन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ से देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेशन यूज्ड टू सेपरेट a mixture that comprises solute that dissolved in the same solvent। मतलब solute क्या होता है जो कम अमाउंट में होता है, और solvent क्या होता है जो ज्यादा अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कौन सा मेथड है जो सेपरेट करेगा, ठीक है, जिसका उपयोग आपका उस मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है जिसमें एक ही विलायक में घुलने वाले विलय शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी या सब्लिमेशन। तो याद रखना इसको क्या बोला जाता है, क्रोमेटोग्राफी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ड्रग टेस्ट हो गया, डोप टेस्ट हो गया, इनका पहले इसमें क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता था, लेना अभी इसका यूज नहीं किया जाता। बट आपने ये मेथड का नाम याद रखना है, नाम क्या इसका, क्रोमेटोग्राफी इसका नाम है ना। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा क्या है, द प्रोसेस ऑफ द सेटलिंग डाउन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज इन ए लिक्विड इज कॉल्ड, ठीक है। तो अगर कोई अघुलनशील ठोस है उसके अगर कण है वो द्रव में जमने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, मतलब वो थोड़े टाइम के बाद उसको रख दोगे एक जगह तो वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, इसको क्या बोला जाता है, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, विनोइंग या सीविंग। तो इसको बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन के नाम से इस प्रोसेस को जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इसलिए डाले गए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका कई बार आया है, तो आपने एक बार रिवाइज कर लेना, सारे ही आपके जो सेपरेशन मेथड रहते हैं उनको आपने याद ध्यान से देख लेना है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सेडिमेंटेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे का बोला गया है
द टाइनी पीस ऑफ स्टोन्स आर यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द पल्सेस बिफोर कुकिंग बाय द मेथड कॉल्ड। तो बोला कि दाल को पकाने से पहले आमतौर पर किस विधि से जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको अलग किया जाता है। तो किस तरह से करते हो अलग, हाथ से चुन चुन के। तो इसका मतलब है आंसर क्या आएगा, थ्रेशिंग, सीविंग, हेड पिकिंग या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी विनोइंग। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या आ जाएगा, तो 15 का आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखो आप हैंड से ही उठाते हो ना, तो आंसर क्या आएगा आपका हैंड पिकिंग इज द राइट आंसर यार। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए पूछा गया है कि विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड। अब बोला है कि रेत से कंकड़ पत्थर अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था। अब देखो रेत में से अगर कंकड़ पत्थर निकालने हैं तो इसके लिए हमें कुछ अलग विधि का यूज करना पड़ेगा। अब हम हैंड पिकिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैंड पिकिंग नहीं होगी, विनोइंग करेंगे, सीविंग एनी ऑफ दिस भी नहीं आएगा। तो विनोइंग या सीविंग में से किसका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। तो सीविंग टेक्निक का यहाँ पे यूज किया जाता है अगर छोटे छोटे साइज के जो पार्टिकल्स है ना, एक का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, और दूसरे साइज के पार्टिकल थोड़े से बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम सीविंग टेक्निक का यूज करके उन दोनों को अलग कर लेंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है द प्रॉपर्टी विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द सीविंग। ठीक है, मतलब वो गुण जो छानने का आधार बनता है। तो आपने देखा होगा सीविंग में क्या, जैसे आप आटा छानते हो तो आटा नीचे लग जाता है, पार्टिकल बाहर आ जाते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल। तो वही बोला कि क्या साइज, क्या कौन सा बेस है जो सीविंग को बनाता है। क्या वो अलग अलग वेट में पार्टिकल्स का डिफरेंस होने की वजह से बनता है, या पार्टिकल के अलग अलग कलर की वजह से होता है, डिफरेंट अलग अलग शेप की वजह से होता है, या डिफरेंट इन साइज। तो सीविंग जो बनाती होता है प्रोसेस, उसका मेन आधार क्या है। तो मेन आधार क्या है, वहां पे जो अलग अलग साइज के आपको पार्टिकल देखने को मिलते हैं ना, एक पार्टिकल साइज बड़ा होगा, एक का छोटा होगा, तो उनको फिर बीनने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब अलग करने के लिए क्या करेंगे, छानने वाली तकनीक का यूज करेंगे, इसको बोलते हैं सीविंग। और ये किसकी वजह से होता है, जो पार्टिकल के साइज है उसमें काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, क्या बोला गया अगले क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, तो मतलब एसिड बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया है, और एसिड बेसिस के ऊपर भी आपको होता है कि आपका एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड बेसिस, तो इसको भी आपने रिवाइज करना है। यहाँ पे बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो यहाँ पे अगर रेड लिटमस को कोई ब्लू में चेंज कर रहा है तो ये क्या होगा, ये आपका एक बेस देखने को मिलेगा, मतलब ये आपका क्या होगा, एक आपका निम्नलिखित में से कौन सा लाल आपका लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो विनेगर करेगा, मतलब सिरका। ठीक है, देखो ये तो एसिड है, लेमन जूस भी एसिड है, सॉफ्ट ड्रिंक भी क्या एसिड है, बल्कि जो आपका बेकिंग सोडा है ये क्या है आपका, ये बेस देखने को मिलता है। ठीक है, NaHCO3 इसका क्या होता है, फॉर्मूला देखने को मिलता है। तो ये काम करेगा आपके किसी भी किसको, ठीक है, सॉल्यूशन को किसमें चेंज करने में, मतलब रेड को ब्लू में चेंज करने में। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे देखो पूछा गया कि द नेचर ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल। तो यहां से पहले एक चीज याद रखनी है, जो आपका टूथ इनेमल है क्या पाया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो Ca3PO4 तो यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट आपका देखने को मिलेगा कहाँ पे, टूथ एनेमल में, ये आपने याद रख लेना है। अब यहाँ से पूछा गया जो आपका टूथ एनेमल है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। एम्फोटेरिक क्या होता है, मतलब ये एसिड और बेस दोनों को रिएक्ट करता है, मतलब एसिड से भी रिएक्ट कर लेगा, बेस से भी रिएक्ट कर लेगा, वो होता है आपको एम्फोटेरिक। देन है एसिडिक, देन है न्यूट्रल। तो यहाँ पे याद रखना है आपका जो टूथ एनिमल है उसमें जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये चीज याद रखनी है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स हैज नो वाटर क्रिस्टलाइजेशन। मतलब वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा आपका यहाँ पे एक देखने को मिलेगा सॉल्ट। तो यहाँ ब्लू बिटरल बोला गया है। ठीक है, ब्लू बिटरल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट 5 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वॉशिंग सोडा 10 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे देखने को मिलते हैं, आपका जिप्सम 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बल्कि बेकिंग सोडा में आपका कोई वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता। तो ये आंसर आएगा कि इसमें कोई भी आपकी वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगी। तो ये आपका व्हाइट कलर का होता है बेकिंग सोडा, है ना। तो ये आपने याद रखना है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल किसी भी पर्टिकुलर आपका जो सॉल्ट है उसमें प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है उसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, द फंक्शन ऑफ द क्विक लाइम। ठीक है, तो आपका जो क्विक लाइम है किसको क्या बोला जाता है, CaO, इसको बोलते हैं क्विक लाइम इन सोडा लाइम मिक्सचर। ठीक है, तो आपका बोला जो सोडा लाइम मिक्सचर में क्विक लाइम है, इसका मेन कार्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर है कि एब्जॉर्ब द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सोडा लाइम, आगे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सोडा लाइम, आगे बोला गया इंक्रीज द पीएच ऑफ द सोडा लाइम, या फिर टेक पार्ट इन द रिएक्शन विद NaOH। तो याद रखना है इसका मेन काम क्या होता है कि जो मॉइस्चर होता है कहाँ पे,
सोडा लाइम में जो मोशन प्रेजेंट होगा उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा आपका क्विकलाइम, ठीक है। तो ये इसका मेन काम होता है क्विकलाइम का, कहाँ पे, सोडा लाइम में, कि जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा जो सोडा लाइम के अंदर प्रेजेंट होगा। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज द स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे बोला गया इनमें से कौन सा एक मजबूत आपका क्षार है ना। अम्ल आपके एसिड होते हैं, क्षार आपके लवण होते हैं, ठीक, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, मतलब क्षार आपके बेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इनमें से कौन सा आपका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, अगर मैं उसको पानी में डाला तो वो कंप्लीटली टूट टूट के उसने अपने आयंस बना दिए। अगर मैं 10 डाले हुए हैं आपके बेस के मटेरियल, या बेस के 10 मैंने एलिमेंट्स डाले हुए हैं, तो 10 ही टूट जाएंगे, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर वीक बेस कौन सा होगा, 10 डाले हैं मैंने, 7 टूटेंगे, 3 टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट जहां डिसोसिएशन हो जाती है वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस, जहां कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती वो होता है आपका वीक बेस। तो यहाँ पे किसका एग्जांपल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है आपका CaOH2 इसको बोला जाता है। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या होता है आपका NH4OH, और आपका बोला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखना जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कैसा देखने को मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस आपका देखने को मिलेगा। तो आंसर यहाँ से आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द विनेगर यूज इन पिकलिंग, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि जो विनेगर यूज किया जाता है कहाँ पे, अचार बनाने में, ठीक है, वो क्यों यूज किया जाता है, ठीक है, क्या कारण है विनेगर का यूज करने का। पहला है कि क्योंकि ये एक एसिड है। अगला है ये जो आपके माइक्रोब्स है जो अचार को खराब करते हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है। आगे बोला है कि ये क्या करता है, ड्राई होने से रोकता है अचार को। आगे बोला कि टेस्ट को बढ़ाता है। तो इसका मेन रीजन है आपका ऑप्शन नंबर बी, कि ये क्या करेगा, जो ग्रोथ है माइक्रोब्स की इसको रोकने का काम करेगा आपका सिरका, ठीक है। तो इसलिए अचार के अंदर सिरका को डाला जाता है, या आप तेल का भी यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखना इसको। आगे पीएच से है, तो आपको पता है पीएच भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी ने ध्यान रखना पीएच के बारे में भी, ठीक है। और जो हमारे डिफरेंट टेस्ट सीरीज है, चाहे आपको एचपी एनटीएलआर की तैयारी करनी है, चाहे आपको टीजीटी आर्ट्स की तैयारी करनी है, या आपका जो पेपर आने वाले हैं, ठीक है, पेपर 1 स्पेशली, क्योंकि पेपर 1 क्लियर करोगे तभी पेपर 2 को में बैठने का मौका मिलेगा। किसी को भी अगर ज्वाइन करना है तो हमारे को मैसेज करके या हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, द पीएच ऑफ द कॉमनली यूज्ड टूथपेस्ट इज। तो आमतौर पे जो इस्तेमाल होने वाला टूथपेस्ट है उसका पीएच क्या होता है, पीएच मान क्या होता है आपका टूथपेस्ट का। तो टूथपेस्ट कैसे नेचर का होगा, ठीक है, मुंह में एसिड हो जाता है, मतलब बेसिक नेचर का होना चाहिए। तो बेसिक नेचर का कब होगा, जब उसकी जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे जब ग्रेटर देन होगी आपकी 7 से, तभी या तो न्यूट्रल हो या तो वो बेसिक नेचर का हो। तो 7 या 7 से ज्यादा जो पीएच देखने को मिलेगी तो उसका हम यूज करेंगे कहाँ पे, टूथपेस्ट में। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बोला है जो ब्लैक ऐश है वो क्या है, ठीक है। तो आपने देखा होगा आप अलग अलग अपने माउथ वॉश के लिए, ठीक है, क्या यूज करते हो, चारकोल वाले फेस वॉश का यूज करते हो। तो चारकोल वाले फेस वॉश का यूज क्यों करते हो, क्योंकि आपका जो चारकोल है उसको क्या बोला जाता है, आपका ब्लैक ऐश के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चारकोल इज द राइट आंसर। तो ब्लैक कोल किसको, ब्लैक ऐश किसको बोला जाता है, तो यहाँ पे इसको चारकोल को जाना जाता है ब्लैक ऐश के नाम से, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपका बायो से है। तो बायो से पूछा गया कि टिश्यू क्या होता है, ठीक है, टिश्यू क्या है एक। तो बोला है कि ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप है सेपरेट ऑर्गन्स का जो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी एक्टिविटीज करने के लिए। आगे बोला है कि ग्रुप है ये सिमिलर सेल्स का जो फंक्शन करते हैं साथ में मिलके और एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। आगे बोला कि लेयर ऑफ सेल्स है जो सराउंड करती है किसी ऑर्गन को। आगे बोला शीट ऑफ सेल्स, ठीक है, वन थिक लेयर, ठीक है, सेल्स की शीट है और एक यहाँ पे मोटी सी लेयर है। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर सेल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, आपका टिश्यू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। बोला जो रिंकलिंग होती है ओल्ड एज में, आपको पता है जो बुढ़ापे में झुर्रियां आ जाती हैं, तो जो बुढ़ापे में झुर्रियां आती हैं उसका कारण क्या है, किस चीज के कारण झुर्रियां आती हैं, कोलेजन के कारण, मायोसिन के कारण, केराटिन के कारण या एक्टिन के कारण। तो याद रखना ये हमारे में कोलेजन, ठीक है, ये जो कोलेजन होता है ये रीजन है बुढ़ापे में झुर्रियां आने का। नाम याद रख लेना, कोलेजन इज द रीजन, ठीक है। झुर्रियां किसकी वजह से आती है, तो इस कोलेजन की वजह से ही आपकी जो झुर्रियां हैं, ठीक है, वो देखने को मिलती है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बोला है फैट इज अबंडेंट इन, ठीक है, तो जो आपका वसा है वो प्रचुर मात्रा में कहाँ पे देखने को मिलता है, कौन से बॉडी पार्ट में, लिवर सेल्स में, एल्वियोलर टिश्यूज में, आपका लिम्फ ग्लैंड में, या फिर आपका एडिपोज टिश्यू में। तो याद रखना है जो आपका
बसा है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, भारी मात्रा में या फिर प्रचुर मात्रा में। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, एडिपोज टिश्यू इज द राइट आंसर। ठीक है जी। आगे आपसे पूछा गया जो ब्लड है वो ब्लड का नेचर कैसा है, कैसा है हमारा ब्लड का नेचर, क्या हमारा ब्लड का नेचर एसिडिक है, एल्कलाइन मतलब बेसिक है, वेरिएबल मतलब एसिडिक बेसिक दोनों ही है, या न्यूट्रल है। तो यहाँ पे ध्यान रखना जो हमारा ब्लड है इसका नेचर कैसा होता है, स्लाइटली बेसिक देखने को मिलता है। ठीक है, तुम्हारे ब्लड की जो पीएच है वो आपकी 7.4 के आसपास देखने को मिलती है। आपने आंसर देना है द पीएच ऑफ HCl। पीएच क्या देखने को मिलती है आपकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जो आपके पेट में देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी पीएच का आपने आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आपसे कि जो आपका एडिपोज टिश्यू है इज फाउंड बिलो डैश एंड बिटवीन। तो बोला है कि इसके बीच में पाया जाता है और किसके बीच में पाया जाता है। तो कहां पे आपका जो एडिपोज टिश्यू मिलता है, हार्ट और लंग्स के बीच में, स्किन और आपका इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, ब्रेन और किडनी के बीच में, या फिर आपका हेयर और आई के बीच में। तो याद रखना जो एडिपोज टिश्यू है वो आपकी स्किन और आपके इंटरनल ऑर्गन्स है उनके बीच में देखने को मिलता है। कौन सा टिश्यू, आपका एडिपोज टिश्यू, जहां पे जो आपका बसा है वो आपका स्टोर रहता है। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि डैश इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। ठीक है, और इंक्रीज द लेंथ। ठीक है, तो कौन प्रेजेंट होता है आपका, ग्रोइंग जो टिप्स होती हैं या रूट्स होती हैं, जिसकी वजह से जो पौधे हैं उनकी जो लेंथ है फिर जड़ों की लंबाई है वो आपकी बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो कौन सा टिश्यू है, पैरेन्काइमल टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम, या फिर आपका रूट्स। तो इसको बोला जाता है आपका एपिकल। ठीक है, तो ये आपका जो आपके प्लांट की हाइट को बढ़ाने में काम करता है वो होता है आपका एपिकल मेरिस्टेम। जो आपके प्लांट की मोटाई या विड्थ को बढ़ाने में काम करता है वो होता है लेटरल मेरिस्टेम, है ना, वो होता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। आपने यहाँ पे आंसर देना है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है, ठीक है, जो आपके डेड सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कौन सा प्लांट टिश्यू है जो डेड सेल से मिलकर बना हुआ है। जैसे कोकोनट होता है ना, कोकोनट की बाहर की जो लेयर है वो कौन से टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी होती है, वो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है, उस टिश्यू का नाम क्या है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया यहाँ पे डैश इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल क्या होता है, जो एक कोशिकीय है, मतलब एक ही कोशिका है, वही खाने का काम कर रही है, वही पचाने का काम कर रही है। ठीक है, वही खाने को बनाने का काम कर रही है। ठीक है, मतलब एक ही टिश्यू सारे काम कर रहा है, डाइजेशन भी कर रहा है, एसिमिलेशन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है। तो इस तरह का जो टिश्यू उसको बोलते हैं आपका एक कोशिकीय। तो यहाँ पे कौन सा एक कोशिकीय है, ह्यूमन बींग, कैक्टस, अमीबा या रैट। तो याद रखना जो आपका अमीबा होता है इसको क्या बोलते हैं, आपका एक कोशिकीय बोलते हैं। ये जब टूटता है तो क्या इसमें होती है आपकी बाइनरी फिशन देखने को मिलती है। कौन सी प्रोसेस होती है ये, बाइनरी फिशन। मतलब अपने जैसे दो अमीबा बनाएगा और वहां पर भी हूबहू इसकी जैसी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है आपसे यहाँ पे रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कोल्ड। ठीक है, तो जो आपका लोहे से बनी किसी धातु में जो जंग लगना उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। और फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज है, या इसको डिसोल्यूशन बोलते हैं और ये एक फिजिकल चेंज है, या इसको कोरोजन बोलते हैं और ये केमिकल चेंज है, और ये किसको बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं और ये केमिकल चेंज है। तो इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं और ये कैसे केमिकल चेंज है। फॉर्मूला याद रख लेना जंग का क्या होता है। तो यहाँ पे Fe2O3 आपको XH2O यहाँ पे देखने को मिलता है ना, XH2O की जगह यहाँ पे कभी ना कभी आपको 2H2O भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो Fe2O3.XH2O इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। नाम आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, किसका जो नाम है, इस फॉर्मूले का नाम क्या है, ये आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है, कि जो जंग है उसका केमिकल नेम क्या है। फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, नेम आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बढ़ते हैं। बोला है जो आपकी फॉर्म होती है जिसको झाग बोलते हैं। ठीक है, झाग किसकी एग्जांपल है, ठीक है, फॉर्म देखी होगी आपने। तो जो फॉर्म है वो किसकी आपकी एग्जांपल देखने को मिलती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की एग्जांपल है, कोलाइड की एग्जांपल है, या आपकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की एग्जांपल है, या आपकी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो आपका कोलाइड्स होते हैं या कोलाइडल सॉल्यूशन इसको बोला जाता है। ठीक है, फॉर्म आपकी एग्जांपल देखने को मिलती है कोलाइडल सॉल्यूशन की। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क भी क्या है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। ब्लड है वो भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन देखने को मिलता है। बटर भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो आपने कुछ एग्जांपल्स याद रखनी कोलाइड्स की या कोलाइडल सॉल्यूशंस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे फिर सेपरेशन के बारे में पूछा गया है कि जो कैम्फर है उसको कैसे हम प्योरीफाई कर सकते हैं, कि जो कपूर है उसको शुद्ध किस तरह से किया जा सकता है। तो वो जो कपूर है वो क्या करता है, वो सीधा सोल्ड से किसमें चेंज हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस यहाँ पे यूज होगी, डिस्टिलेशन की, फिल्ट्रेशन की, सेडिमेंटेशन की या सब्लिमेशन की। तो याद रखना यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सेडिमेंटेशन की जो टेक्निक है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो प्योर कैंपर है उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड डज नॉट रिप्रेजेंट। ठीक है, तो जो केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का, जैसे अगर मैं लिखता हूँ H2SO4, तो H2SO4 ये कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला है ना किसी भी कंपाउंड का। तो बोला ये क्या नहीं बताता,
द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कंपाउंड, की मॉलिक्यूल कितने हैं, स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल इन द कंपाउंड, की जो मॉलिक्यूल स्टेट कैसी है, ठीक है, जो आपका फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला वो क्या नहीं बताता, या फिर आपका कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, ये उसकी कंपोजिशन कैसे हो रखी है। तो देखो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है इनके बारे में बताएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में नहीं बताता आपका एक जो केमिकल फॉर्मूला होता है, बाकी सभी चीजें बताता है, मॉलिक्यूल का नाम बता देगा, ठीक है, आपके जो स्टेट है मॉलिक्यूल्स की वो भी बता देगा, कॉम्पोजिशन कैसे हो रखी है वो भी बता देगा, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के बारे में नहीं बताएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल में कितने हैं वो नहीं बताएगा, आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे क्या पूछा गया है कि एरिया अंडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, की जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया रहता है वो क्या बताता है। अब अगर आपको डेफिनेशन सिंपली पता है कि वेलोसिटी और टाइम किस चीज के बारे में बताएंगे, ठीक है, तो आपको पता है जो वेलोसिटी और टाइम है किस चीज के बारे में बताएंगे, तो ये आपका स्पीड के बारे में आपका डिस्टेंस के बारे में बता देंगे या डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता देंगे, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी आपका जो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और अगर मैं वेलोसिटी लिखता हूं तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो किसके बारे में बता देगा, आपका डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मतलब कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो मूव कर रहा है वो आपका बता देगा, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है जी, तो ये आपने ऐसी चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है, एनोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, तो मतलब एनोड रेज, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है, मतलब आपकी जो पॉजिटिव रेज है, ठीक है, मतलब इनका पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जो खोज किसने करी थी, क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा के पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, तो आपको पता है किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने, तो वही आपके एनोड रेज के भी जन्मदाता थे, ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये आंसर याद रखना है, गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की थी एनोड रेज की, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी करी थी, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे किसकी डिस्कवरी करी थी, जे थॉमसन ने, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, 39 क्वेश्चन में पूछा गया है हु गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो देखो अलग अलग लॉज है प्रोडिक्ट टेबल में, आपको पता है कि जो प्रोडिक्ट टेबल बना है अलग अलग जो केमिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी है, उसमें से एक ये भी पर्सन थे, इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक का जो नियम है वो किसने दिया था, डवर्नियर ने, आपका लोथर मेयर ने, मेंडलीफ ने, ठीक है, मेंडलीव आएगा यहाँ पे, और न्यूलैंड ने, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसको क्या बोला जाता है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से भी जाना जाता है ना, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने बोला था कि हर एक 8वें एलिमेंट के बाद जो 9वां एलिमेंट आएगा और जो पहला एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी, उस तरह से दूसरे की प्रॉपर्टी 10वें एलिमेंट से सिमिलर होगी, तो यहाँ पे ऐसे बोलते 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 प्रोडक्ट टेबल बन जाएगा, तो ये उन्होंने दिया था अष्टक का नियम, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट, तो बोला गया जो आपका आधुनिक आवर्तक सारणी है इसके बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है, तो बोला गया टोटल नंबर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती है आपकी ऐसी है ना, वर्टिकल आपकी होती है नीचे की तरफ, तो जो हॉरिजॉन्टल रोज उनको पीरियड बोलते हैं, ठीक है, 18 है बोलते, और 7 जो आपकी वर्टिकल कॉलम है उनको पीरियड बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि जो आपके 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको बोला जाता है ग्रुप, और बोला गया 7 जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको बोला जाता है ग्रुप, तो यहाँ पे आंसर आएगा जो आपका 18, ठीक है, इस तरह से आपके जो वर्टिकल कॉलम बने हुए हैं ना इस तरह से जाते हुए, तो इनको क्या बोला जाता है, ग्रुप के नाम से जानते हैं हम, तो यहाँ पे याद रखना है कि ग्रुप कितने हैं हमारे 18 है, पीरियड कितने हमारे 7 है, तो पीरियड आपके ऐसे देखने को मिलेंगे, ऐसे है ना, ये आपके पीरियड देखने को मिलते हैं, और ऐसे से अगर बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे आपके ग्रुप्स बनते जाएंगे, 18 ग्रुप होते हैं और 7 आपके पीरियड देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का सेशन, होप करता हूँ सभी ने सेशन को काफी इंजॉय किया होगा, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं आपने उनका जो रिप्लाई है वो कमेंट सेक्शन में अवश्य किया होगा, ठीक है, और कोई आपको डाउट होगा तो आपने कमेंट सेक्शन में बेझिझक उसको पूछ लेना है। और अगर बात की हमारे कोर्सेज के बारे में तो हमारा एचपी पटवारी का जो ऑनलाइन बैच है, ठीक है, बैच नंबर 6 है, ये लॉन्च होने जा रहा है, बात कीजिए 6 दिसंबर से, कोई भी इसको अगर ज्वाइन करना चाहता तो निम्बस कर ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर एचपी एंटीराइड का आपने बैच ज्वाइन करना है तो इसको भी आप निम्बस कर ऐप के थ्रू अवेल कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट जो टीजीटी आर्ट्स का जो बैच है ये भी आपका लॉन्च होने वाला है, मतलब लॉन्च हो चुका है ये भी 22 नवंबर से, इसको भी अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो निम्बस करियर ऐप पे जाके। उसके बाद अगर बात की जाए, ठीक है, तो आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को सभी ने लाइक करना है, शेयर करना है, सेशन और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। सेशन की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसको वो नाम है एचपी स्टडी 01 1.6 के, यहाँ पे हमारे जो एस्पिरेंट्स है ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी यहाँ पे ज्वाइन करके लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन होती है, पीडीएफ जो होती है, ठीक है, कोई भी आपके काम की न्यूज़ है तो आपको यहीं पर मिलेगी,
और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो 7814846248 पे कॉल करके या मैसेज करके आप अपने डाउट्स है हमसे पूछ सकते हो। ठीक है जी, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं ठीक है अगले सेशन में। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।